वीडियो की थंबनेल देख के आप सब समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। तो होता ये है हमारे साथ कि जब भी हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो इधर ये टॉपिक बहुत बल्कि हो जाता है और हम उस समय पढ़ के समझ तो लेते हैं बट आफ्टर अ वाइल दिमाग से सब कुछ निकल जाता है। सो इसलिए आई हैव क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने का तरीका है जिससे कि आपको इनको कभी मेमोराइज़ नहीं करना पड़ेगा। यू वुड एक्चुअली अंडरस्टैंड एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। और जब कोई चीज़ समझ के पढ़ते हैं तो हमें पता ही है इट स्टेज इन आवर ब्रेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो सब कुछ कंटेक्चुअली पढ़ना है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम आ रहा है तो चलो पढ़ लिया। आप कॉन्टेक्स्ट बेस्ड पढ़ाई करोगे तो इट वुड बी वेरी इजियर फॉर यू। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जिस फ्रेमवर्क की मैं बात कर रही थी इसमें सबसे पहले चाहे कोई आपके पास थ्योरिस्ट आए या फिर कोई आपके पास थ्योरी आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे क्लासिकल एवोल्यूशनिज़म पूछ रहे हैं या फिर आपसे टायलर या फ्रेज़र के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा है, आपको ऑलमोस्ट सेम ही फ्रेमवर्क यूज़ करना रहेगा। इस वीडियो में मैंने आज दोनों आपको फ्रेमवर्क डिस्कस करे हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इसमें बस 2-4 लाइन लिखनी होती है। आप जो भी थ्योरी पूछी गई है या थ्योरिस्ट पूछा गया है उनका स्कूल बताएंगे, टाइम पीरियड बताएंगे कि कौन सी सेंचुरी में वो एक्टिव थे, उनका रेलेवेंस बताएंगे और उनका एंथ्रोपोलॉजी में कंट्रीब्यूशन बताएंगे। तो इतना इंट्रोडक्शन में देंगे तो समझ आ जाएगा एग्जामिनर को कि आपको उनके बारे में क्या पता है ब्रॉडली। फिर दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैकग्राउंड। दरअसल होता ऐसा है कि हम बैकग्राउंड अच्छे से समझते नहीं हैं एंड दिस इज़ वेयर इट गेट्स डिफ़िकल्ट फॉर अस। हमें पता नहीं होता है उस समय सोशल क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा था, हिस्टोरिकली हम किस दौर से गुज़र रहे थे, इसीलिए याद करना मुश्किल हो जाता है। साथ में अगर जो थ्योरिस्ट है उसका बैकग्राउंड आपको पता हो तो आपको उसका थॉट प्रोसेस समझ में आएगा कि अगर ये बंदा ऐसा सोच रहा है तो क्यों सोच रहा है। हमारे खुद के साथ भी तो ऐसा ही होता है कि बैकग्राउंड समझने से आपको उस पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है और वही पर्सनालिटी उसके द्वारा क्रिएटेड कॉन्सेप्ट्स में भी दिखाई देती है। तो बैकग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट थिंग इज़ बेसिक प्रेमिस। इसमें आपको थ्योरी का सेंट्रल क्लेम बताना है। ये बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए और जो भी मेजर मेजर चीज़ है आप जस्ट हेडिंग्स के थ्रू उसको वहाँ पे लिख दीजिए बस। ज़्यादा इसमें आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ मेजर वर्क्स। तो वर्क्स में मतलब बुक्स हो गई, पब्लिकेशंस, एसेज जो भी हैं उस राइटर की, अलॉन्ग विद द ईयर। ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप सिर्फ बुक्स का नाम लिखोगे तो इट वुड बी वेरी वेग और बुक्स सब लिख लेते हैं, इतनी बार रेपिटेटिव हो जाता है पढ़ते पढ़ते। बट ईयर इज़ व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम जनरल पॉपुलेशन। सो ईयर याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कोर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करना है। ये बॉडी है एक तरीके से और इसमें 5 to 8 पॉइंट्स आते हैं। पॉइंट्स को क्या करना है, आपको एक सब हेडिंग क्रिएट करनी रहेगी और फिर उसके बाद उसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन देना है। और ये जो सब हेडिंग है ये शॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन आपको बुलेट्स में देनी है। मेथडोलॉजी पे डिस्कस करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मेथडोलॉजी से पता चलता है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ तक अगर कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट पहुँचा है, उसकी थ्योरी अराइव करी है, तो उसने जो मेथडोलॉजी यूज़ करी होती है वही बताती है कि
वो इंसान साइंटिफिक आउटलुक का था या फिर वो फील्ड वर्क उसने किया या फिर उसने कंपैरेटिव मेथड यूज़ किया या एक्सपेरिमेंटल। तो जो भी है मेथडोलॉजी एक तरह से तरीका है कि अगर ये कॉन्सेप्ट बना, अगर ये थ्योरी बनी तो कैसे बनी। इसलिए मेथडोलॉजी इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इलस्ट्रेटिव एथनोग्राफी। देखो क्या होता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग यूजुअली उस समय था हमारा कॉलोनियल एरा, तो फिर इनके पास जो यूरोपियन पावरफुल कंट्रीज़ थे, यहाँ के ही लोग ज़्यादातर एंथ्रोपोलॉजी में, फिर उसके बाद अमेरिका बहुत जल्दी आज़ाद हो गया तो वहाँ के लोग, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। इनफैक्ट यही इन्होंने ही इस्टेब्लिश की है ये पूरी एज अ साइंस। तो ये दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहाँ की ट्राइब्स पर स्टडी करते थे और देखते थे कि कैसे ये लोग का उठना बैठना है, रहन सहन है। तो इसी को इलस्ट्रेटिव एथनोग्राफी में आपको बताना है हर एक थ्योरिस्ट के अंडर कि किसने कहाँ पर स्टडी करी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म आप बहुत वेगली भी डिस्क्राइब कर सकते हो इन जस्ट 3-4 पॉइंट्स, या दूसरा तरीका है आप उसकी ब्रॉड हेडिंग्स बनाइए और किस स्कॉलर ने क्रिटिसिज्म करी है वो एक्सप्लेन करिए। इनफैक्ट अगर आपको उस क्रिटिसिज्म के बदले उनका उनका साइड भी प्रेजेंट करना हो, उस थ्योरिस्ट का भी पीओवी रखना हो, तो आप वो भी रख सकते हो। तो क्रिटिसिज्म शुड बी मतलब अच्छा खासा लिखना चाहिए आपको, उसको उसको कट शॉर्ट नहीं करना है, वो काफ़ी एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। उसके बाद आते हैं लेटर डेवलपमेंट्स। लेटर डेवलपमेंट्स में क्या रहेगा कि इस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया उसका वो तो आपने अर्लियर डिस्क्राइब ही कर दिया है, बट उसका आने वाले सालों में अलग स्कॉलर्स पर क्या असर पड़ा, पूरी पूरी एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन पे क्या असर पड़ा। तो लेटर डेवलपमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना एक तरीके से सिग्निफिकेंस दिखाएगा, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जो भी आपसे पर्सनालिटी पूछी गई है या थ्योरी पूछी गई है, उसकी सिग्निफिकेंस बताएगा। एंड लास्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक तरीके से टॉपर सीक्रेट सॉस कहा जाता है, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस मतलब कि आज के समय में वो थ्योरी या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो किन चीज़ों में दिखाई देती है। तो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपको थ्रू आउट प्रिपरेशन अगर कुछ भी न्यूज़पेपर में एग्जाम्पल दिखता है, कुछ जीएस का कुछ पढ़ते हो, कुछ आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये इस थ्योरी पर बेस्ड है, तो उसको तुरंत आपको अपने नोट्स में ऐड करना है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए अगर आपको थ्योरी असल में समझ में आई है तो ही आप उसको कंटेम्प्रेरी एरर से कोरिलेट कर पाओगे। अदरवाइज़ वो बस 2-4 चीज़ें क्रैम करके लिख दोगे तो इट वुड नॉट मेक एनी सेंस। तो इतने सारे मैंने आपको फ्रेमवर्क में सब हेडिंग्स बताए। इनको याद करने के लिए एक निमोनिक है ICCC इसमें आई से था हमारा इंट्रोडक्शन ये रहा। फिर बी से आ जाएगा बैकग्राउंड, ठीक है। बी मैंने बुक्स के लिए लिया है, जिसको कि आप पब्लिकेशंस भी बोल सकते हो या मेजर वर्क्स भी बोल सकते हो, तो बी इज़ फॉर बुक्स। फिर अगेन बी से आता है आपका बेसिक प्रेमिस। फिर सी से आपके आ जाएंगे कोर कॉन्सेप्ट्स। फिर एम से आपकी मेथडोलॉजी, एंड आई से इलस्ट्रेटिव एथनोग्राफी। C is for criticism, L for later developments, and last is contemporary relevance. ICCC This is the mnemonic. इसको याद करके आप कोई से भी क्वेश्चन में इसी फ्रेमवर्क पे अपना आंसर
फ्रेम करो। ये एक तरीके का टेम्पलेट है, इससे ना आप कभी कंटेंट में कंफ्यूज हो गए कि अब मुझे क्या लिखना है। इवन पढ़ते टाइम पे भी कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो या फिर नोट्स पढ़ रहे हो तो उसको इसी फॉर्मेट में बांधने की कोशिश करो पूरे कॉन्सेप्ट्स को। तो आज मैंने इस वीडियो में एक स्कॉलर लिए हैं जो कि पहले हैं एडवर्ड टायलर, जो कि क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के हैं। देखिए, मैं एक ही स्कॉलर ले रही हूँ इस वीडियो में। अगर आपको फर्दर ऐसा कुछ और भी स्कॉलर्स पे चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आगे की भी वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूँगी। इस बार तो एग्ज़ाम में फ्रेज़र पे क्वेश्चन भी आया 2025 में। सब लोग कह रहे थे कि क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म इम्पॉर्टेंट नहीं रहा, बट देखो क्वेश्चन दिख गया एग्ज़ाम में। तो कोई भी स्कॉलर को इग्नोर नहीं करना है। एडवर्ड टायलर के बारे में चलो पढ़ते हैं। एडवर्ड टायलर क्या है? फाउंडिंग फादर ऑफ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी। ये तो सभी को पता है, बट एक इम्पॉर्टेंट फन फैक्ट ये है कि ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी के फाउंडिंग फादर होने के बाद भी इनका जो इम्पैक्ट था वो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी पे ज़्यादा पड़ा। फिर इनका टाइम पीरियड था 1832 टू 1917। अब आपको याद होगा कि जो इनकी मेजर बुक्स हैं वो ऐसे ऐसे टाइम पे आई हैं, जैसे 1868, 1871। तो आप ऊपर ऊपर से अगर लेट 19th सेंचुरी भी लिख देते हो, इट वुड बी सफिशिएंट टाइम पीरियड बताने के लिए। फिर एक मैक्स मूलर हैं, उन्होंने इनको बोला, इन्होंने पूरी पूरी एंथ्रोपोलॉजी फील्ड को ही मिस्टर टायलर साइंस बोल दिया। तो सोच के देखो कि ये एज अ फाउंडिंग फादर कितना इम्पैक्टफुल रहे होंगे कि पूरी पूरी फील्ड को इनके नाम से जाना जा रहा है। तो ये मुझे एक अच्छी लाइन मिली जो कि मैंने इंक्लूड कर ली। फिर इनके सेंट्रल कंट्रीब्यूशन क्या है? डेफिनीशन ऑफ कल्चर। कल्चर पढ़ते हैं तो डेफिनीशन इन्हीं की सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कि इनकी बुक प्रिमिटिव कल्चर 1871 में लिखी गई थी। देखो होता क्या है कि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम बुक्स के ईयर कैसे याद रखें। सबसे इजी तरीका यही है कि जब भी बुक बोलो साथ में उसका ईयर बोलो। इवन पढ़ रहे हो आप या रिवाइज कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, ऑलवेज जब भी उसका नाम बोलो तो फॉलो इट अप बाय द ईयर। बिना ईयर के नाम बोलना ही नहीं है। इससे धीरे धीरे आपको ईयर भी याद होने लगेंगे। फिर मैंने आपको अपने निमोनिक में IBBB CMIC LC में नेक्स्ट क्या बताया था? बी से बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आ जाओ, ठीक है। ये एक रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप जिनको क्वेकर्स बोलते थे, उससे बिलोंग करते थे। तो इसलिए जो उस समय की ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी चलता था वहाँ पे, तो इनको मना कर दिया एक तरीके से ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से एजुकेशन लेने के लिए। और इनकी जो माइनॉरिटी का फेथ था, साथ में इनकी खुद की जो अप्रोच थी वो थी एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म क्या होता है कि एलिमेंट ऑफ स्केप्टिसिज्म होता है कि ये ऐसा नहीं मानते कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, एक तरीके से डाउटफुल होते हैं। तो ये थीस्टिक भी हो सकते हैं, ऐसे लोग जो कि मानते हैं कि भगवान है पर उनकी एग्जिस्टेंस के प्रूफ पर वो बिलीव नहीं करते। वो मानते हैं कि मे बी ये प्रूवेबल फैक्ट नहीं हो। या दूसरे होते हैं एथिस्ट, जो कि एग्नोस्टिक एथिस्ट होते हैं, मतलब ये नहीं मानते कि भगवान होते हैं पर उनको इस पॉसिबिलिटी भी बिलीव होता है कि भगवान हो भी सकते हैं। तो इनका जो अप्रोच था वो था एग्नोस्टिसिज्म। और इस वजह से ये रिलीजन को एज इंटेलेक्चुअल सिस्टम देखते थे, ना कि उसको एक बिलीफ सेट की तरह। इन्होंने उन्होंने उस समय की प्रीस्ली क्लास को भी चैलेंज किया। इनकी जो बुक थी एना हुआक, मैक्सिको एंड मैक्सिकन्स वाली, तो उसमें उन्होंने प्रीस्ट क्लास को बोला कि पॉवर्टी ऑफ पॉपुलेशन का यही कारण है। साथ ही आपको तो पता ही है उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत सारा एक्सेस था ह्यूमन सोसाइटीज़ का। तो ये भी एक वजह है कि इतने सारे ये लोग घूमते थे दुनिया भर में।
साथ ही डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ आई थी 1859 में। अब ये बहुत डिबेटेबल है कि टाइलर ने इनसे इंस्पिरेशन ली कि नहीं ली, पर एक बात तो हमें ऊपर ऊपर से देखने में पता ही चलती है कि जैसे कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बताया था डार्विन ने, कहीं ना कहीं कल्चरल एवोल्यूशन में भी वही स्कीम एक बताई गई है यूनिलीनियर सी, कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चीज़ें एडवांस होती हैं। तो हम इन दोनों के बीच कोरिलेशन कहीं ना कहीं देख पाते हैं। ऑल्दो ये डायरेक्टली बोलना कि कौन किससे इंस्पायर्ड है ये काफ़ी डिबेटेबल है। फिर आ जाता है पॉजिटिविज़्म। ये ऑगस्ट कॉम्टे जो कि स्कॉलर हुआ करते थे, उन्होंने उनकी अप्रोच थी, वो क्या करते थे कि सोशल एवोल्यूशन जैसी ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड चीज़ों की भी कहते थे कि इनके लिए भी लॉज होने चाहिए रैशनैलिटी के थ्रू। तो इस पूरी पूरी अप्रोच को ही पॉजिटिविज़्म कहा जाता है। तो टाइलर भी चाहते थे कि एंथ्रोपोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह देखा जाए। नेक्स्ट मैंने आपको IEEE में आ जाता है बुक्स, यानी कि पब्लिकेशंस। अब 4 मैंने लिखी हैं, इनमें से 3 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो याद करनी ही करनी है। तो पहली है एनाहुआक, मैक्सिको एंड मैक्सिकन, 1861 में। फिर रिसर्च इनटू अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एंड सिविलाइजेशन, 1865। प्रिमिटिव कल्चर, यही है बुक जिसमें कि कल्चर की डेफिनेशन दी गई थी, ये 1871 की है। एंड लास्टली इज एंथ्रोपोलॉजी एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन। इसमें भी काफ़ी सारा डिस्कशन किया गया है, प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन बताया गया है, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म के बारे में बहुत सारा डिस्कशन है। तो दिस बुक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सारी कर लेना, सब में बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिक प्रेमिस क्या है, इन्होंने कल्चरल एवोल्यूशनरी स्कीम ली जो कि यूनिलीनियर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यूनिलीनियर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में इनका एवोल्यूशन होता है जो कि प्रोग्रेसिव फिनोमेना है। दूसरा है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्वाइवल्स। थर्ड इज़ ओरिजिन ऑफ रिलीजन, इन्होंने बोला कि ड्रीम्स को और डेथ को ये उस समय के ह्यूमन के लिए सबसे बड़े एनिग्मा थे कि कैसे हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये ओरिजिन ऑफ रिलीजन हुआ, ऐसा इनका कहना है। फिर उसके बाद इन्होंने थ्योरी ऑफ सैविज फिलोसोफर दी। ये मैंने ऊपर से बस आपको हेडिंग्स लिख दी हैं, एग्ज़ाम में भी मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ अप्रोच को। फिर मैं आगे जाके उनको कोर कॉन्सेप्ट्स के हेडिंग के अंदर फर्दर एलैबोरेट करती हूँ, क्योंकि बेसिक प्रेमिस इज़ जस्ट अबाउट कि आपको बताना है कि इस स्कॉलर ने ये कॉन्सेप्ट्स टच किए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मेथडोलॉजी। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है किस तरीके से वो उस थ्योरी पर अराइव हुए। तो पहला है कंपैरेटिव मेथड। इसमें क्या बोलते हैं कि सिंपल सी भाषा में बोलें तो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर हिस्टोरिकली रिलेटेड, यानी कि अगर दो चीज़ों में सिमिलैरिटी दिख रही है तो वो सेम टेम्पोरल, अगर कोई हमारा स्केल चल रहा है तो वो साथ में डेवलप हुए और वो सेम स्टेज पर हैं। या फिर अभी हमें कोई सोसाइटी में वो दिख रहा है, कोई प्रैक्टिस होती हुई दिख रही है, और हम जानते हैं कि 200 साल पहले किसी देश के दूसरे कोने में ये प्रैक्टिस होती थी, तो इसका मतलब ये कि ये जो अभी वाली प्रैक्टिस हो रही है ये बस उसी टाइम स्केल पर है, पर थोड़ी पीछे है, कुछ समय बाद ये भी वही बन जाएगी। तो ये इनका कहना था। इन्होंने क्या किया, कंपेयर किया कस्टम मिथ्स वगैरह को अक्रॉस सोसाइटीज़ एंड हिस्टोरिकल पीरियड, और उसमें यूनिवर्सल पैटर्न दिखाया एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिखाई। एग्जाम्पल क्या है, नो, नॉन, नियन, ये सब सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन इन सब का सेम हिस्टोरिकल रूट है। दूसरा क्या यूज़ किया इन्होंने, हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन यूज़ किया। कैसे? डेटा कलेक्ट किया फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी तो ये सोर्सेज कुछ थे नहीं इनके खास, हम आगे जाके क्रिटिसिज्म में भी पढ़ेंगे कि कैसे इनको आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोला जाता है।
तो जस्ट ये सेकेंडरी सोर्सेज यूज़ किया करते थे, जैसे कि मिशनरी रिकॉर्ड्स, ट्रैवलर्स अकाउंट, एक्सप्लोरर जनरल। अपने स्टूडेंट्स को बोलते थे कि वहाँ जाके स्टडी कंडक्ट कर दो। तो आगे चल के यही अप्रोच इनकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म का कारण बन गई। फिर तीसरी है इनकी अप्रोच इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव मतलब सिमिलैरिटी ऑब्जर्व करना, और डिडक्शन करना यानी कि उससे ये जनरल लॉज ऑफ कल्चर बनाते थे। तो इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग। लास्टली एक सर्वाइवल्स का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, और इसी को एज एन अप्रोच भी यूज़ किया। इसमें क्या है, जैसे कि आज की डेट पे आप तिलक लगाते हो या फिर हाथ मिलाते हो, तो हाथ मिलाना आप एक तरीके से ग्रीटिंग का पार्ट माना जाता है। लेकिन जब इंसान वॉर्स पे जाता था, उसके पास हथियार होते थे, तो हाथ मिलाना वॉज अ साइन कि हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, हमारे पास देखो कोई हथियार नहीं है। तो वही प्रैक्टिस है आज जो कि कैरी फॉरवर्ड हो गई, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है जो कि हुआ करता था। तो सर्वाइवल की भी यही डेफिनेशन है, प्रोसेस कस्टम्स ओपिनियंस विच हैव बीन कैरीड बाय द फोर्स ऑफ हैबिट। फोर्स ऑफ हैबिट इज़ द कीवर्ड, कि वो बस होते जा रहा है तो कैरी फॉरवर्ड हो गया इनटू अ न्यू सोसाइटी। इसलिए इसको बोलते हैं वेस्टिजेस ऑफ प्रीवियस कल्चर। वेस्टिजियल ऑर्गन तो जानते ही होगे, जैसे अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स का एज सच कुछ काम नहीं है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, बट स्टिल इंसान के पास वो आज भी है, तो उसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। वही चीज़ सर्वाइवल्स भी है कल्चर के लिए। तो ये गॉड ब्लेस यू, इसका कुछ लिखा हुआ है, इसको मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता। तो गॉड ब्लेस यू बोलते हैं वाइल स्नीजिंग, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि पुराने समय में कि सोल बॉडी को छोड़ के जा रही है, इसलिए गॉड ब्लेस यू बोल देते थे। बट अभी हमें पता है कि स्नीजिंग का ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसके बाद भी हम बोलते हैं। शेक हैंड्स का एग्जांपल तो मैंने आपको दे ही दिया। और फिर ये जो इनकी बुक में इन्होंने बहुत एलैबोरेटली कोट किया है, ये ओल्ड द पिज़्ज़ा पार्लर वाला, तो ये ओल्ड इंग्लिश से लिया गया था। इसमें वाई मतलब टीएच हुआ करता था। तो अमेरिकन्स को आज की डेट में पता ही नहीं है कि ये, वो उसको ये ही पढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं कि ये ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट में द होता था। तो वाई ई इज़ जस्ट सर्वाइवल, जो कि आज भी चला आ रहा है। तो फिर ये मैंने आपको सारे मेथडोलॉजी भी बता दी। अब इनकी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन इज़ क्या है, कल्चर की डेफिनेशन इन हिज बुक प्रिमिटिव कल्चर, कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड knowledge, belief, art, moral, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society। तो ये जो पार्ट है, इसको याद करने के लिए एक बहुत फेमस निमोनिक है, केबीसी माल। केबीसी में माल जीतते हैं, वही वाला। तो नॉलेज, बिलीफ, मॉरल, लॉ, आर्ट, कस्टम, ऐसे करके याद कर लो। और ये कॉम्प्लेक्स होल है, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं जो कि इंसान ने एज हैबिट या कैपेबिलिटी एक्वायर कर ली एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि उसको वो खुद से आ गई बचपन में पैदा होने से, ऐसा उसने सोसाइटी से सोशली लर्न करके सीखा है। इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि जो कल्चर है वो लर्नड है, शेयर्ड है और होलिस्टिक है। कॉम्प्लेक्स होल, होलिस्टिक। साथ ही कल्चर सोशल लर्निंग के थ्रू आता है, हेरिडिटरी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई वाइट है तो वो रेशियली सुपीरियर है, उसकी बायोलॉजिकली वो ज़्यादा उसके बेटर जीन्स हैं और वो इसलिए सिविलाइज्ड है और बाकी सब बारबेरियंस हैं। तो इसलिए कल्चर इज़ लर्न थ्रू सोशल लर्निंग, नॉट हेरिडिटरी इन नेचर। फिर लास्ट इज डिफरेंस इज कल्चर इज़ नॉट ड्यू टू डिजेनरेशन बट ड्यू टू प्रोग्रेशन इन कल्चरल नॉलेज। तो अपनी बुक में उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया इस चीज़ का कि मान लो कोई सोसाइटी है जो कि आज उतनी एडवांस नहीं है आज की डेफिनेशन के हिसाब से, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भूल गए होंगे डेलिबरेटली। ये तो बहुत रिडिकुलस सी बात हो जाएगी ना कि कोई इंसान जानबूझ के पीछे चला जाए, ऑर्थोडॉक्स बन जाए। तो उनका कहना था कि डिजेनरेशन इज़ नॉट ह्यूमन नेचर। कोई भी सोसाइटी प्रोग्रेस ही करेगी, ना कि डिजेनरेट होगी।
तो ये इनकी डेफिनेशन से हम सिग्निफिकेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज यूनिलीनियर कल्चरल एवोल्यूशन स्कीम। All the society pass through same universal stages of development, differing only in speed, not direction. कि कोई जल्दी कर गया, कोई स्लो रह गया, कोई आज नहीं है तो कल बन जाएगा, बट सब उसी यूनिवर्सल स्टेजेस से जा रहे हैं, बस उनकी स्पीड अलग है। इसको बोला यूनिलीनियर कल्चरल एवोल्यूशन, क्योंकि एक लाइन में सब बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा, सब एक लाइन में ही है। तो इसमें सैवेजरी, बारबेरियनिज्म और सिविलाइजेशन, ये 3 स्टेजेस बताई गई, और उन्होंने इसी प्रोग्रेशन को हैप्पीनेस और मॉरल क्वालिटी से लिंक कर दिया। उन्होंने बोला कि हैप्पीनेस और मॉरल क्वालिटी ऐसे ही बढ़ती है जैसे कि जैसे इंसान सिविलाइज होता जाता है। अब देखो, ये तो हमें पता ही है कि काफ़ी डिबेटेबल बात है, क्योंकि सिविलाइजेशन होते होते जैसे कैपिटलिज्म भी आ जाता है, और कैपिटलिज्म इज़ नॉट समथिंग जो कि केयर करता है मॉरल क्वालिटीज़ के बारे में इतना, जैसा ये बोल रहे हैं। तो ये भी एक तरह से इनका क्रिटिसिज्म बनेगा बाद में। इसमें एक नोट है, इम्पॉर्टेंट बात है कि इवन दो ये कॉम्टे की पॉजिटिव अप्रोच से इंस्पायर्ड थे, बट इन्होंने कॉम्टे के जो रिजिड लॉज ऑफ 3 स्टेजेस थे उसको डिनाई कर दिया। इनके जो कॉम्टे के थे, ऑगस्ट कॉम्टे, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव, ये 3 स्टेजेस इन्होंने बताए थे कि पॉजिटिविज्म या कह लो साइंस, ये एकदम एडवांस स्टेज होती है। पहले थियोलॉजिकल होती है, फिर मेटाफिजिकल होती है। थियोलॉजी इज़ समथिंग जो आस्तिकता कि गॉड पे बिलीव रखना। फिर मेटाफिजिकल इज़ लाइक कि ऐसा मानना कि हाँ, हमें कोई एंटिटी है जो कि कंट्रोल करती है, बट वी कैन नॉट डिफाइन देम, ऑल्दो हम उसको ढूंढने में लगे रहेंगे। तो ये मेटाफिजिकल स्टेज है। एंड पॉजिटिव इज़ कि जब तक प्रत्यक्ष रूप से हमें कुछ दिख ना जाए सामने सामने, हमारे सेंसेस के थ्रू हमें कुछ परसीव ना हो जाए, तो हम ये नहीं मानेंगे कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो साइंस का तो बेसिस ही यही होता है कि जब तक आप कोई चीज़ परसीव ना कर पाओ, उसके रैशनली उसके प्रूफ ना एग्जिबिट कर पाओ, तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम फाइनली पॉजिटिव स्टेज पे पहुंचते हैं। तो टाइलर ने एवोल्यूशन को हालांकि कॉन्टिन्यूस माना है, बट उन्होंने ये बोला है कि हर चीज़ एक्यूमुलेशन होती है, ना कि रिप्लेसमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा पूरा सोसाइटी से गायब हो जाएगा और सीधा हम यहाँ पहुँच जाएंगे, हमने ये चीज़ रिप्लेस कर दी। उनका मानना था कि इवन प्रिमिटिव फॉर्म्स लाइक एनिमिज्म, वो आज की सोसाइटी में भी एब्जॉर्व कर आज की सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन है। ऐसा नहीं है कि वो हट जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म एंड प्रोग्रेस। तो चार्ल्स लाइल करके एक जियोलॉजिस्ट थे, उनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। उसमें उन्होंने बताया था कि जियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जैसे कि इरोजन, सेडिमेंटेशन, जिससे अर्थ बनी है, और आज के टाइम पे भी ये सारे प्रोसेस एक्टिव हैं। तो टाइलर ने उसी प्रिंसिपल को कल्चर पे लगा दिया। बोला कि processes of culture are similar for all people regardless of where when they lived because human mind are similar। तो ये कुछ कुछ साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, जो कि एडोल्फ बैस्टिन का कॉन्सेप्ट था, उसके जैसा है। उन्होंने बोला कि चाहे इंसान इधर रहे, नॉर्थ में या साउथ में रहे या ईस्ट में रहे, वेस्ट में रहे, कोई भी टाइम स्केल पे रहे, बट ह्यूमन का जो ब्रेन है वो सिमिलर है, ह्यूमन माइंड आर सिमिलर। तो यही इसी वजह से कल्चरल सिमिलर। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने एक तरह से उस समय जो रेसिस्ट आउटलुक था उसको चैलेंज किया कि रेस की वजह से कल्चरल डिफरेंसेस नहीं है, सबका दिमाग एक जैसा ही है। और उन्होंने बोला कि पैटर्न ऑफ कंटेम्प्रेरी प्रिमिटिव सोसाइटी इज सिमिलर टू एक्सटेंट प्री हिस्टोरिक पीपल। तो आज के समय में जो प्रिमिटिव सोसाइटी जिसको बोला जा रहा है, वो पुरानी कोई प्री हिस्टोरिक सोसाइटी रही होगी, वो जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी, वो उसी के फीचर्स एग्जिबिट कर रही है। तो मतलब टाइम स्केल पे तो ये दोनों डिफरेंट हैं, बट उसके बाद भी साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड होने की वजह से
इनका कल्चर सिमिलर है। फिर तीसरा इन्होंने बोला कि इसी वजह से इनको जो पास्ट है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने में हेल्प मिली, और बिलीफ मिथ और सुपरस्टिशन को इन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किया। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि कुछ सोसाइटी में जो स्पीच होती है वो इतनी ज़्यादा इम्परफेक्ट होती है, समझ नहीं आता कि वापस में क्या बात करते हैं, इसलिए उनको जेस्चर्स का यूज़ करना पड़ता है। मतलब कुछ कुछ शब्द वो बोल के समझाते हैं, कुछ कुछ बाय जेस्चर समझाते हैं। तो इसकी दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो जान के भूल गए हों आधी भाषा ही, जो कि बहुत एब्सर्ड बात है। दूसरा क्या, जेस्चर लैंग्वेज इज़ पार्ट ऑफ ओरिजिनल अटरेंस ऑफ मैनकाइंड, कि इंसान जो धीरे धीरे बोलना सीख रहा होगा, लैंग्वेज डेवलप कर रहा होगा, उसका यही नेचुरल एंड ग्रेजुअल प्रोसेस रहा होगा कि पहले कुछ जेस्चर्स ही वो यूज़ कर रहा होगा कम्प्लीटली, फिर उसने कुछ कुछ शब्द सीखे तो वो स्पीच जेस्चर बन गया, फिर वही जेस्चर लैंग्वेज, और फाइनली हमारी आज के टाइम की इवॉल्व लैंग्वेज। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ह्यूमन हिस्ट्री वॉज कैरेक्टराइज बाय प्रोग्रेस। क्रॉस बो का एग्जाम्पल दिया कि वो लॉन्ग बो से बनाया है, जो कि क्लियरली देखने में ही पता चल जाता है। फिर टायलर ने प्रिमिटिव रिलीजन के बारे में भी बहुत कुछ कहा। ये मुझे ज़्यादातर मॉड्यूल्स में मिला नहीं कोचिंग के, और ये मैंने बुक से एक्सट्रैक्ट किया जो यूनिवर्सिटी बुक्स होती हैं। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट और अलग टाइप का पॉइंट है, इसको नोट कर लेना आप लोग भी। उन्होंने बोला कि रिलीजन जो है वो ड्रीम्स को और डेथ को एक्सप्लेन करने के लिए बना था, क्योंकि इससे इंसान सबसे ज़्यादा डर जाता था कि डेथ और ड्रीम ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और ये एक तरह से आनी ही होती है और इसका ये इंसान के कंट्रोल के बाहर है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इंसान ने रिलीजन बनाया, और उन्होंने रिलीजन का जो डेफिनेशन दिया वो था द बिलीफ इन सुपर नेचुरल बींग। इसकी भी उन्हीं लीनियर स्कीम बता दी कि एनिमिज्म आया, फिर पॉलीथिज्म आया, फिर मोनोथिज्म आया, फिर साइंस आई। उन्होंने थ्योरी ऑफ सैवेज फिलोसोफर भी दी। ये क्या है, ये ऐसा है कि अर्ली मैन जो था, सैवेज फिलोसोफर जिसको बोला जा रहा है, उसने रीज़न को यूज़ किया लाइफ को और डेड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और बोला कि डेथ के बाद जो सोल होती है वो बॉडी को छोड़ के चली जाती है, और वो ड्रीम में ट्रांसपोर्ट हो जाती है जो उसके ट्राइब के मेंबर्स होते हैं। इसलिए सोल जो है इवन आफ्टर डेथ वो एग्जिस्ट करती है, और जिस तरीके से वो ड्रीम में आ सकती है तो वो नॉन लिविंग एंटिटीज़ में भी चली जाती है। इसलिए उन्होंने एक तरीके से नॉन लिविंग एंटिटीज़ में लाइफ अटैच कर दी, जिसको हम आज की डेट में एनिमिज्म बोलते हैं। जो सोल है, अब जिस तरीके से वो मोबाइल है, मरने के बाद भी ड्रीम्स में जा रही है, नॉन लिविंग चीज़ में मैनिफेस्ट हो जा रही है, तो ये मोबाइल हुई, साथ में ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है, तो ये सुपीरियर है ह्यूमन बॉडी से। इसलिए इन्होंने मान लिया कि जो भी चीज़ सुपीरियर है और आपसे रिलेटेड है तो वो आपकी ट्राइब को प्रोटेक्ट करेगी, और इसी से कम्युनिकेट करने के लिए ये प्रेयर्स और एक्टिव वर्शिप यूज़ करते हैं। इसकी भी स्कीम है, जैसे सैवेजरी है तो सैवेजरी की स्टेज पे एनिमिज्म आता है, फिर इंसान बारबेरिक हो गया तो उस समय पॉलीथीज़म आया। जैसे कि आपने ग्रीक माइथोलॉजी में भी देखा होगा, हर चीज़ का गॉड होता है। तो चाहे फायर हो चाहे वाटर हो, तो उसी तरीके से हर एक नेचर के एस्पेक्ट को गॉड से रिलेट कर दिया, और स्पिरिट को एलिवेट करके गॉड की उपाधि दे दी गई। फिर लास्ट स्टेज बोली सिविलाइजेशन, जो कि सिविलाइजेशन इवेंचुअली मोनोथीज़म को अडॉप्ट करती है, ऐसा इनका कहना था कि ऑल सोल बिलोंग टू वन एंटिटी, ऐसा मान लेते हैं सिविलाइज लोग। अब इलस्ट्रेटिव एथनोग्राफी पर आ जाओ। इन्होंने, हालांकि हम जानते हैं कि आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं तो इन्होंने ज़्यादा फील्ड वर्क किया नहीं, बट जो इन्होंने एनाहुआक लिखी थी तो वो तो मैक्सिको में लिखी थी, तो वहाँ के इंडिजिनस पीपल पे ऑब्जर्वेशंस थी उनकी। पेरू में उन्होंने काफ़ी कुछ ऑब्ज़र्व किया। साथ में उन्होंने पॉलिनेशिया और
एस्किमो एस्किमो पता है कनाडा साइड में होता है, और पॉलिनेशिया इज साउथ ईस्ट एशिया। इतनी दूर होने के बाद भी, या दूसरी तरफ से भी देख लो अगर आप पैसिफिक ओशन के थ्रू भी, तो यहाँ पॉलिनेशिया हो गया, यहाँ एस्किमो, ये इतने दूर होने के बाद भी इनके बीच फायर मेकिंग टेक्निक सिमिलर थी। अब इसमें डिफ्यूजन तो पॉसिबल नहीं है उस समय की टेक्नोलॉजी को कंसीडर करते हुए। तो ये लोग में कल्चरल पैरेललिज्म ही चल रहा होगा। ये बोलने में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, पैरेललिज्म। फिर उसके बाद इन्होंने म्यूज़ियम कलेक्शन यूज़ किया टू ट्रेस टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। म्यूज़ियम कलेक्शन क्यों? क्योंकि इनको ऑक्सफोर्ड में दे दिया गया था उसका कारोबार संभालने के लिए, तो वहाँ की भी ऑब्जर्वेशन यूज़ करेंगी। तो इसमें तो ये ज़्यादा पार्ट था नहीं, बट स्टिल ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लिख सकते हो। फिर क्रिटिसिज्म वाला पार्ट, जो कि मैंने बोला था काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो मैंने 3 हेडिंग्स बनाई हैं इसकी, मेथडोलॉजिकल, थ्योरेटिकल और फिलोसफिकल। यही 3 मेन पिलर्स होते हैं जिस पे थ्योरी बेस्ड होती है। तो कुछ मेथडोलॉजी में फ्लॉज होंगे, कुछ थ्योरीज़ में लोगों ने क्रिटिसिज्म दिया होगा, या कुछ फिलॉसफी में भी ये बाकी लोग डिसअग्री कर रहे होंगे, तो उसी के बारे में डिस्कशन है। तो मेथडोलॉजी में इनको आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सेकेंडरी डेटा का बहुत हैवी यूज़ किया, फील्ड वर्क नहीं किया। और सिंस सेकेंडरी डेटा यूजुअली कॉलोनियलिस्ट लोग एक्सट्रैक्ट करके लाते थे, तो उनका व्यू पॉइंट इनमें ज़्यादा हो सकता है। साथ में ओवर यूज़ ऑफ कंपैरेटिव मेथड, इसमें क्या करते थे ये लोग कि सिमिलैरिटी अज्यूम कर लेते थे कि सेम ओरिजिन रहा होगा अगर कुछ सिमिलर है तो। पर सोच के देखो कि डिफ्यूजन भी तो पॉसिबल है। या फिर बोरोइंग कल्चर बोरो कर लेते हैं हम। बांग्लादेश में डिस्पाइट बिंग इस्लाम पॉपुलेशन, वो लोग बिंदी लगाते हैं, क्योंकि एक तरीके से बंगाल का कल्चर बन गया था बिंदी लगाना, साड़ी पहनना। तो मोमडन्स के भी वो आज भी वही फॉलो कर रहे हैं, तो ये कल्चर हम बोरो कर लेते हैं। और या तीसरा, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। तो ये चीज़ प्रोबेबिलिटी इन्होंने पूरी की तरह से इग्नोर ही कर दी, और इनका सारा फोकस सेम ओरिजिन पर था। हालांकि इन्होंने मेंशन किया है कि दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी, बट उस पर उन्होंने फोकस नहीं किया। बोआज और रैडक्लिफ ब्राउन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो उन्होंने बोला कि इनको में हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म पे इन्होंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। फिर आ जाओ थ्योरेटिकल पे, तो यूनिलीनियर स्कीम जो बनाई है, इसको बोलते हैं कि काफ़ी सिंप्लीफाइड है, क्योंकि ऐसा कुछ भी होता नहीं है इतना ग्रेजुअली कि एक ही यूनिलीनियर फैशन में बढ़ता हुआ। तो ये ओवर सिंप्लीफाइड है, साथ में एथनोसेंट्रिक है। क्यों? क्योंकि सिविलाइजेशन, बोलती सिविलाइजेशन वाली जो स्टेज है, ये सिर्फ यूरोप में एग्जिस्ट करती है। और जो अभी सारी जो दूसरी सिविलाइजेशन चल रही है, सोसाइटी चल रही है, ये लोग इनसे समहाउ बैकवर्ड हैं, और इवेंचुअली ये भी जाके यूरोपियंस जैसे ही डिस्कोर्स को फॉलो करेंगे। तो ये काफ़ी एथनोसेंट्रिक बायस को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। हालांकि इन्होंने रेसिज्म पे अटैक किया, उसके अगेंस्ट ही थ्योरीज दी, बट देख लो कि जिस चीज़ से हम कई बार वो करते हैं, वही हम भी, हमारा भी नाम उसी चीज़ में आ जाता है। फिर क्या है कि इन्होंने रिलेटिव रैंकिंग देने लग गई है कि अभी मेक्सिको का कल्चर है जो कि आगे चल के यूरोप का बन जाएगा, तो ये रैंकिंग देना इज़ अनरीजनेबल। फिर साथ में बुआस ने बोला कि मल्टी लीनियर एवोल्यूशन होता है, और लेस्ली वाइट ने बोला कि एवोल्यूशन जो बेसिस है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है और जो एनर्जी यूज़ करने का तरीका है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उनका सारा फोकस इसी पॉइंट पे था। एथनोसेंट्रिक बायस उन्होंने बोला वही वेस्टर्न रैशनैलिटी का। फिर साथ में ऑल्टरनेट एपिस्टीमोलॉजीज को बोल दिया कि मियरली एरर फील्ड रेमनेंट्स हैं ऑफ प्री साइंटिफिक बारबेरियनिज्म के। अब एग्जांपल ले लो, योगा को ही ले लो। योगा को योगा इज़ अ वेरी ब्रॉड साइंस, जिसका काफ़ी लिमिटेड स्कोप नहीं है कि बस कुछ आसन और प्राणायाम है। इट इज़ एक्चुअली अ वे ऑफ लाइफ। लेकिन
इन लोगों की नज़र से देखेंगे तो वो जस्ट एक आप प्रीवियस स्टेज पे हो, जो कि इवेंचुअली आप जाके समझ रहे हो ना, मतलब वही बोलना चाह रही हूँ मैं। सर्वाइवल को इन्होंने मिस इंटरप्रेट किया कि सर्वाइवल ऑफन एग्जिस्ट विद न्यू मीनिंग्स नॉट एज यूजलेस रेलिक्स। सर्वाइवल को मिस इंटरप्रेट किया। उन्होंने बोला कि सर्वाइवल जो होते हैं उनके आज के टाइम पे कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन ऐसा तो नहीं है, उनकी न्यू मीनिंग्स होती हैं। दे आर नॉट जस्ट यूजलेस रेलिक्स। जैसे कि मैलिनोस्की ने कहा है कि एवरी कस्टम हैज़ प्रेजेंट सोशल फंक्शन। आज के टाइम पे जो फोक डांसेस होते हैं उनका भी काम होता है सोशल कोहेजन करने का। तो ये भी मिस इंटरप्रिटेशन है। साथ में एनिमिज़म को बहुत ही सिंपलिस्टिकली डिफ़ाइन कर दिया। उन्होंने रिलीजन के मॉरल सोशल डायमेंशन को कंसीडर ही नहीं किया। फिर फिलोसफिकल बेसिस पर देखा जाए तो इनका पॉजिटिव बायस है, पॉजिटिविस्ट, कि हर कुछ को नेचुरल साइंस के वे में कोडिफाई करना लॉ बना के। लेकिन ह्यूमन कल्चर तो इंटरप्रेटिव होता है, मैकेनिकल नहीं होता इतना कि आप उसका हर चीज़ का फॉर्मूला बता दो। फिर लेटर डेवलपमेंट्स क्या हैं? कंपैरेटिव मेथड जो था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। एक कुवियर नाम के जूलॉजिस्ट थे जो कि लिंग्विस्टिक में भी काफ़ी काम करके गए हैं, तो उन्होंने इसको यूज़ किया और प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो थी इनको रिकन्स्ट्रक्ट किया था, जो संस्कृत के लिंग्विस्टिक फ्रैगमेंट्स हैं उसके थ्रू। तो ये पता चला कि ये दोनों कभी कनेक्टेड रहे होंगे। साथ ही ये कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के फाउंडर तो हैं ही, तो आगे चल के फ्रेजर रिवर्स जैसे स्कॉलर्स हैं उनको इन्होंने इंस्पायर किया। और जो न्यू एवोल्यूशनिस्ट हैं एक्सप्लिसिटली रिवाइव टाइलर्स आइडिया इन साइंटिफिक फॉर्म। उन्होंने रिवाइव किया उनके आइडियाज़ को। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस देख लेते हैं। इन्होंने इतने पहले उस समय ही एक कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का सोच लिया था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता रहा होगा या कर सकता है। तो ये एक तरह से काफ़ी विजनरी आउटलुक था। दूसरा, कल्चर की डेफिनेशन दी जो कि आज के डेट पे यूनेस्को के डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। सर्वाइवल्स जैसे कि एंशिएंट बिलीफ इन न्यू फॉर्म्स, ये आज के टाइम पे भी एस्ट्रोलॉजी एप्स में दिखते हैं। एस्ट्रो सेज पता नहीं क्या क्या आता है, तो उन सब में एंशिएंट हीलिंग प्रैक्टिसेस है वो भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा वेलनेस मूवमेंट में इंक्लूड कर दी है। इंडिया से आयुर्वेदा है, ऐसी नॉर्थ अमेरिका की ट्राइब जैसे बहुत सारी विलो फ्लावर और भी बहुत सारे नेटिव प्लांट्स यूज़ करते हैं। कैस्टर ऑयल मेडिटेरेनियन से जो आता है, और ऑलिव ऑयल जो मोरक्कन्स यूज़ करते हैं। तो इन सब की बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं जो कि वेलनेस मूवमेंट में रिवाइव की जा रही हैं। तो ये रेलेवेंस है सर्वाइवल्स की। फिर उसके बाद एंटी रेसिस लेगेसी इन्होंने बनाई, क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म मेंटल पोटेंशियल डिस्क्राइब किया सारे ह्यूमन माइंड्स में क्रॉस रेसेस। तो ये बहुत उस समय के हिसाब से काफ़ी रेबेलियन उन्होंने अपना नेचर दिखाया। और यूनेस्को का कल्चरल इक्वालिटी चार्टर है, उसमें भी ये एंटी रेसिस लेगेसी दी गई है, तो उससे सिमिलैरिटी है। तो ये कंक्लूजन है, देख लेना। ये आपको अगर पीडीएफ चाहिए हो तो बता देना मुझे, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी। मुझे कमेंट्स में बस बोल देना एक बार। तो मैं होपफुली कह सकती हूँ कि इस फ्रेमवर्क के थ्रू नॉट जस्ट दिस थ्योरी, अगर आप कोई भी थ्योरी प्रिपेयर करते हो तो बहुत इजीली आप सब कुछ याद कर सकते हो और लंबे समय तक उसको रिटेन करके एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस कर सकते हो। और थ्योरी समझनी ही पड़ेगी, रट्टा मारने से बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही जाएगा वो। तो अगर आपको ये थ्योरी की एनालिसिस पसंद आई हो तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में, और भी स्कॉलर्स पर और स्कूल्स पर वीडियोस बना दूँगी। थैंक यू।